आपके हिसाब से तो क्या एक सही उम्र है एक लड़की की शादी के लिए? क्योंकि करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, आप समझते हैं ये चीज़। और करियर बनाते-बनाते और सेटल होते-होते आज एक लड़की को 30 तो हो ही जाता है आराम से। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो वर्क भी करना चाहती हैं, अपना करियर भी नहीं सैक्रिफाइस करना चाहती हैं और एक फैमिली भी बनाना चाहती हैं? देखिए, आप भी जानते हैं आज के टाइम में कोई भी 8 या 10 बच्चे नहीं करना चाहता। 2 बेबीज़ होने कंप्लीट कर देता है उनकी फैमिली को। देखिए, इसमें लोग डिफर करते हैं। देर आर पीपल जो अपना कैरियर थोड़ा शुरू करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम फटाफट 2 बच्चे कर लें, उसके बाद हम अपने कैरियर में पूरी तरह से लग जाएँ। लेकिन आजकल देखने में आया है कि बहुत कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं या लेडीज होती हैं या न्यूली मैरिड लड़कियां हैं जो कोई जॉब वगैरह भी नहीं कर रही हैं, बट स्टिल वो कंसीव नहीं कर पा रही है टाइमली। देखिए, इसमें सबसे जो कॉमनेस्ट इश्यू आजकल चल रहा है, मतलब मेरे पास जो यंग लड़कियां आती हैं या न्यूली वेड आते हैं, 20 to 25% केसेस में तो पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। तो मैम, जैसा कि आप जानते हैं, हम जिस समाज से रखते हैं ताल्लुक, वहाँ पर किसी को भी ये एक्सेप्ट करने में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि दे आर इनफर्टाइल, बहुत टाइम लगता है। तो आपको क्या लगता है, जैसे न्यूली मैरिड कपल है एक, उसने 1 साल 2 साल ट्राई करा, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, सपोज, और हो भी सकता है कि वो ना हो इनफर्टाइल उस टाइम पे, आप कब उनको सजेस्ट करेंगे, कब रिकमेंड करेंगे कि उन्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एक तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, ओके, राइट? यदि आप विद इन 30, 32 ईयर्स, 34 ईयर्स हैं, तो डेफिनेटली आप जब ट्राई करना शुरू करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द women बिकम प्रेग्नेंट 90% विद इन अ ईयर। तो आपने 1 साल यदि ट्राई कर लिया है विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो ज़रूर आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। और यदि आपकी एज 35 और 35 से ऊपर है, तो विद इन 6 मंथ्स ऑफ मैरिज आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए, यदि आप ट्राई कर रहे हैं, हमें जल्दी ही ट्राई करना चाहिए कि आप डॉक्टर को जाके दिखाएं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इंडियन वेमेन में 35 के बाद अंडे बनाने की क्षमता कम हो जाती है। कम हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राठी स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल में। आज अपने इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे स्त्रियों में जो इस समय पे बहुत एक जानी-मानी समस्या है इनफर्टिलिटी की, उसके बारे में। इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदौर की जानी-मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमा जाजू। तो आइए स्वागत करते हैं उनका हमारे इस स्टूडियो में। नमस्कार मैडम। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमा जाजू गत 36 ईयर्स से मैं इस फील्ड में कार्यरत हूँ और अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो मैम, आप जैसे कि आप आज समय आपको तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे आपके पास क्लिनिक में, जिनके को ये समस्या बहुत कॉमन आपको दिखती होगी इनफर्टिलिटी की। तो क्या आप इस समस्या पर कुछ अपना प्रकाश डालेंगी कि ये समस्या क्यों होती है? क्या कोई एज फैक्टर मायने रखता है या क्या कारण हो सकते हैं इस समस्या के? देखिए, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर आजकल मैं जितने पेशेंट्स देखती हूँ तो ऐसा देख रही हूँ कि इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। यस। तो क्यों बढ़ रही है? उसमें जो मेन कारण है कि आजकल करियर ओरिएंटेशन बहुत सारी फीमेल्स हो गई हैं, मोस्ट ऑफ द वीमेन दे आर यस। करियर ओरिएंटेड, राइट? तो उसके कारण क्या होता है कि मैरिज लेट होती है, राइट? उसका मैरिज लेट होने के बाद दे वांट टू परस्यू देयर करियर, ओके? तो फिर वो अपना करियर में लग जाते हैं। तो आजकल जो शादी की नॉर्मल एज हो गई है वही 34-35 ईयर्स हो गई है। और हम जो इंडियंस हैं उसमें हम लोग यूँ कहें कि 5 इयर्स अर्लियर वी बिकम ओल्डर। हमारी ओवरीज 5 साल पहले मैच्योर हो जाती है इन द सेंस कि अंडे बनाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। मतलब 30 की एज क्या? 35 के बाद तो बहुत कम हो जाती है। ओके। जबकि फॉरेन कंट्रीज में 40, 42, 45 तक दे आर फर्टाइल। तो ये भी एक कारण है। फिर एक स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, राइट? हुँ। क्योंकि आप अपना कैरियर परस्यू कर रहे हैं, तो कैरियर परस्यू में आपको एक गोल सेट करने रहते हैं, तो आपको स्ट्रेस भी बहुत हो जाता है, राइट? तो वो भी एक बड़ा कारण है। फिर आजकल स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इवन फीमेल्स आर
टेकिंग लॉट ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, तो ये दोनों भी आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये सब मिलके आजकल इनफर्टिलिटी की समस्या को कुछ हद तक बढ़ा रहे हैं। ओके। तो जैसा कि अभी आपने अपने इस सारे डिस्कशन में एक चीज़ मेंशन करी कि फॉरेन में जो फर्टिलिटी की एज है वो 40 प्लस भी होती है। तो क्या कोई क्लाइमेट से रिलेटेड भी कोई इसका रीज़न है? जेनेटिक, सी वी इंडियंस आर मेड दैट वे। सो मैं अपने पेशेंट को भी ये बोलती हूँ कि भाई 35 36 तक अपनी फैमिली कंप्लीट कर लो, राइट? ओके। तो आपके हिसाब से एक सही फर्टाइल टाइम जो है वो 35 तक होता है एक हाँ, इंडिया में एक लेडी यस। का। उसके बाद आपके अंडे बनने की कैपेसिटी कम होती जाती है। देन यू हैव टू गो फॉर सो मेनी ट्रीटमेंट्स। और यदि आपके अंडे बनने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई है तो आपको एक डोनर के रूप में किसी को लेना पड़ता है, ओके, एग राइट? डोनर। यस। ओके। तो आपके हिसाब से तो क्या एक सही उम्र है एक लड़की की शादी के लिए? क्योंकि करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, आप समझते हैं ये चीज़। और करियर बनाते-बनाते और सेटल होते-होते आज एक लड़की को 30 तो हो ही जाता है आराम से। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो वर्क भी करना चाहती हैं, अपना करियर भी नहीं सैक्रिफाइस करना चाहती हैं और एक फैमिली भी बनाना चाहते हैं? देखिए, आप भी जानते हैं आज के टाइम में कोई भी 8 या 10 बच्चे नहीं करना चाहता। 2 बेबीज़ होने वो ही कंप्लीट कर देता है उनकी फैमिली को। तो आपके हिसाब से क्या सही प्लानिंग होगी मैरिज से लेके उनके बच्चे होने तक? देखिए, इसमें लोग डिफर करते हैं। देयर आर पीपल जो अपना कैरियर थोड़ा शुरू करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम फटाफट 2 बच्चे कर लें, उसके बाद हम अपने कैरियर में पूरी तरह से लग जाएँगे। ओके, तो मेरे पास ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो 1 साल में शादी के कुछ साल तो या 1 आध साल तो लगता है आपस में एडजस्टमेंट में। उसके बाद दे गो फॉर फर्स्ट डिलीवरी एंड विदिन 1 एंड अ हाफ ईयर दे गो फॉर सेकंड डिलीवरी एंड उसके बाद फिर वो 3-4 साल में अपने बच्चों को थोड़ा-सा रियर करते हैं और उसके बाद दे गो इंटू कैरियर। सेकंड ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हमें तो पहले हाईएस्ट पोज़ीशन पे जाना है। तो फिर उन लोग का जो एज होता है वो अराउंड 34-35 इयर्स हो ही जाता है। और उस समय कुछ लोगों को समस्या आती भी है, कुछ लोगों को नहीं भी आती है। बट बियॉन्ड 35 डेफिनिटली इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ जाती है। ओके मैम, तो यहाँ तक तो क्लियर हुई हमें चीज़ें कि एज से संबंधित जो चीज़ें हैं। लेकिन आजकल देखने में आया है कि बहुत कम उम्र की लड़कियाँ भी होती हैं, कम उम्र की भी या लेडीज़ होती हैं या न्यूली मैरिड लड़कियाँ हैं, जो कोई जॉब वगैरह भी नहीं कर रही हैं, बट स्टिल वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं टाइमली। तो क्या उसके पीछे किसी पर्टिकुलर बॉडी में किसी तरीके की उनकी कोई समस्या है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, इसमें सबसे जो कॉमनेस्ट इश्यू आजकल चल रहा है, मतलब मेरे पास जो यंग लड़कियाँ आती हैं या न्यूली वेड आते हैं, 20 टू 25% केसेस में तो पीसीओडी है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या सिंड्रोम, राइट? ये इसमें क्या होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण इनके पीरियड्स गड़बड़ा जाते हैं। जो हर महीने एक महिला में एग निकलता है, जिसके कारण उनकी रेगुलर साइकिल आती है मेंस्ट्रुअल, वो नहीं निकल पाता है। मोटापा एक कारण होता है, देन स्ट्रेस। कोई भी लड़की जॉब कर रही है, उसको टारगेट है तो स्ट्रेस फैक्टर है ही। देन घर और दूसरा जॉब, ये दोनों मिला के और फिर दोनों फैमिलियों को सँभालना, ये बहुत बड़ा काम है महिलाओं के लिए। इन सब को करते हुए, जूझते हुए वो लोग प्रेगनेंसी करते हैं, बच्चे रियर करते हैं, ये भी एक कारण होता है। बट पीसीओडी हैज़ बिकम द कॉमनेस्ट इश्यू फॉर इनफर्टिलिटी आल्सो। तो पीसीओडी मैम इतना बढ़ क्यों रहा है? मतलब क्या रीज़न है आपको लगता है कि इस समय लाइफ़स्टाइल मैटर करता है? ये क्या चीज़ें हैं, क्या दिक्कतें हैं जिसके कारण लड़कियों में ये समस्या इस समय बहुत कॉमन हो गई है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि लड़की पढ़ाई के लिए परस्यू करती है तो दे हैव टू गो आउट ऑफ द हाउस, देयर ओन होम, है ना? तो उसमें उनको हॉस्टल में रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाती है। उसके बाद वन्स दे आर आउट, बाहर काफ़ी खाते हैं, आजकल चलन ही हो गया है प्रोसेस्ड फूड। मतलब मेरे पास जो बच्चियाँ की 3-3 4-4
बाहर 1 वीक में बाहर खाती है, कभी-कभी तो ट्वाइस अ डे हॉस्टलर्स के साथ ज़्यादा ऐसा ज़्यादा होता है। होता है। तो अब क्या है, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और आजकल जो लोगों को पसंद है, आउटसाइड का चाइनीज़ पसंद है, फास्ट फूड। कौन-सा फास्ट फूड पसंद है। बिल्कुल। उसमें मस्त कैलोरी रहती है एंड कोई लाइफ़स्टाइल चेंज तो रहता नहीं है, तो मोटापा भी बढ़ता जाता है। फिर नाइट शिफ्ट में जो काम करते हैं, मैं देख रही हूँ, उनमें पीसीओडी के चांसेस बढ़ रहा है। क्योंकि जो सर्कैडियन रिदम होती है एक अपनी, ये भाई स्लीप के आवर्स होते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। ये भी एक कारण है। डे में सो जाते हैं, वर्कआउट नहीं है। वर्कआउट नहीं है और रात में जो आप जग रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है। बट जितने भी यूएस कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनका तो सबका यही हाल है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसकी गंभीरता कितनी है? मतलब ये आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? क्योंकि आप मान के चलिए आईटी सेक्टर तो पूरा ही नाइट शिफ्ट से भरा हुआ है जिसमें कि गर्ल्स काम करते हैं। ओके, तो आप क्या मतलब आपको क्या लगता है कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे हैं और क्या पुराने समय में भी इस तरीके की कोई समस्या हुआ करती थी लेडीज में? देखिए, आज से 10-12 साल पहले की बात करूं तो मेरे पास पीसीओडी समस्या के महीने में मैक्सिमम 5 पेशेंट आते थे और आज मेरे पास रोज 3 से 4 पेशेंट पीसीओडी के आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि समस्या कितनी ह्यूज है, राइट? एंड नाउ इट हैज बिकम अ पब्लिक इशू, राइट? कितनी सारी लड़कियां पीसीओडी, फीमेल्स एंड लड़कियां सफर कर रही हैं और इससे क्या होना है, हार्मोनल इशू है। इसके बाद इसके बहुत सारे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जैसे शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम में आप देखें तो मोटापा एक कारण है, दूसरा इनफर्टिलिटी एक कारण है, तीसरा यदि आपका वेट बहुत बढ़ गया तो स्लीप एपनिया कि रात को आपको सडनली सांस ही नहीं आती है, तो उसके कारण आपको उठना पड़ता है। और उसके साथ साथ चांसेस ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये भी यंग एज में हो रहे हैं आजकल। ये एंड जो लॉन्ग टर्म समस्या है, जब ये लंबा लंबा चलता जाता है तो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जो डेवलप होता है, जिसमें कि आपका मोटापा रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज रहेंगी। ओके। और यदि इसको कंट्रोल ना किया जाए तो आपको यूट्राइन कैंसर तक हो सकता है। तो इसीलिए मैं अपने जितनी भी लड़कियां या फिर महिलाएं आती हैं उनको समझाती हूँ कि देखिए, ये कोई अभी की चीज नहीं है, इट हैज लॉन्ग टर्म इश्यूज जिसके लिए भी हमको इसको कंट्रोल करना है। ये तो बहुत घातक समस्या मतलब है अगर देखा जाए जिस हिसाब से बढ़ रही है जैसे आपने नंबर्स अभी बताए कि कहीं महीने में 2-3 पेशेंट्स आया करते थे आज से 10 साल पहले और वो अब पर डे की इतनी क्वांटिटी हो चुकी है। तो ये तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है फिर उस केस में। तो आपका मैम सॉल्यूशन क्या है? मतलब आप क्या सजेशन देना चाहेंगी इस प्रॉब्लम को खत्म करने की? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इट इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम, इम्बैलेंस है, राइट? ये कोई बीमारी तो है नहीं कि खत्म हो जाएगी। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। द मेन स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके। उसके साथ डेफिनेटली आई गिव सम मेडिसिन आल्सो, बट लाइफ मॉडिफिकेशन पे ही सबसे ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, राइट? ठीक है। तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? जी। यदि आप मोटे हैं या ओबीज हैं तो ट्राई टू रिड्यूस योर वेट। हम ऐसा नहीं कहते कि आप कुछ ही दिनों में कर लो, तो मैं उनको क्या टारगेट देती हूँ कि आप 3 महीने में 10% वेट कम कर लीजिए। और 10% यदि वेट कम कर देते हैं तो बहुत सारी समस्याएं कम हो जाती है, जैसे उनके पीरियड्स रेगुलर आने लगते हैं, अंडे निकलने लगते हैं। बहुत सारी वेमेन है, अपन इनफर्टिलिटी की बात करें तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली प्रेग्नेंट हो जाती है। ओके। तो ये एक तो ये हुआ। हुँ, सेकंड, डाइट। ओके। डाइट में आपको एक तो यू वन हैज टू स्टॉप द प्रोसेस्ड आउटसाइड फूड, मतलब स्ट्रिक्टली कैलोरी रिच, यस, स्ट्रिक्टली मना है। करना ही पड़ता है। भाई वंस इन अ व्हाइल आप 1 महीने में 15-20 डे निकाल सकते हैं, सो दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दूसरा, प्रोटीन रिच डाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट, टेक प्रोटीन, देन साथ में सलाद एंड वेजिटेबल। ऐसा बोलते हैं ना,
कि 50% अपना जो एक थाली है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड साथ में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट 30 to 40%, राइट? तो इस तरह का डाइट यदि रखेंगे तो नेचुरली वेट भी कम होगा और यू विल बी गेटिंग न्यूट्रिशियस फूड आल्सो, ठीक है? और एक चीज मैं और बताती हूँ, होता क्या एक्चुअली इनमें कि इन सब में मेटाबॉलिज्म कम रहता है। तो आई ऑलवेज एडवाइज कि जैसे वो उठते हैं उसके विद इन 2 hours दे शुड टेक ब्रेकफास्ट। स्किपिंग ब्रेकफास्ट विच इज वेरी कॉमन, इट शुड नेवर बी डन, ओके। राइट? तो आप विद इन 2 hours यदि आप ले लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है, उससे भी मोटापे में कम होने में सहायता मिलती है। फिर तीसरा है फिजिकली एक्टिव। You have to walk and do exercises. In that, what I do is, Hmm. I tell them first 40 minutes ka brisk walk. Okay. And initially, if your weight is more, then go for aerobics, right? Okay. And जब थोड़ा आपका weight control हो जाए, then go for yoga and pranayam. Pranayam works a lot because it controls, according to Indian system, it controls your prana. And prana is working in the whole body and it balances your hormone, right? यदि आप ये चीजें करते हैं तो डेफिनेटली पीसीओएस कैन बी कंट्रोल्ड। अभी तो प्रधानमंत्री भी तेल कम खाइए, मोटापा कम करिए, हाँ, योग करिए। योग करिए, कितना उसके लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम जैसा कि आप जानते हैं, हम जिस समाज से रखते हैं ताल्लुक, वहाँ पर किसी को भी ये एक्सेप्ट करने में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि दे आर इनफर्टाइल, बहुत टाइम लगता है। ओके। तो आपको क्या लगता है, जैसे न्यूली मैरिड कपल है एक, उसने 1 साल 2 साल ट्राई करा, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, सपोज, और हो भी सकता है कि वो ना हो इनफर्टाइल उस टाइम पे, तो कैसे आप कब उनको सजेस्ट करेंगी, कब रिकमेंड करेंगी कि उन्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि ये चीज़ें चेक कर सके कि उन्हें कहीं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है, जिससे कि उन्हें और ज़्यादा वेट ना करना पड़े अपने परिवार को बढ़ाने के लिए? देखिए, एक तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, ओके। राइट? यदि आप विद इन 30, 32 years, 34 years में हैं, तो डेफिनेटली आप जब ट्राई करना शुरू करते हैं तो मोस्ट ऑफ द women बिकम प्रेग्नेंट 90% विद इन अ ईयर। सो आपने 1 साल यदि ट्राई कर लिया है विदाउट एनी प्रोटेक्शन, हुँ, तो जरूर आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। और यदि आपकी एज 35 और 35 से ऊपर है तो विद इन 6 months ऑफ मैरिज आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए, यदि आप ट्राई कर रहे हैं ना, जल्दी ही ट्राई करना चाहिए कि आप डॉक्टर को जाके दिखाएं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इंडियन वेमेन में 35 के बाद अंडे बनाने की क्षमता कम हो जाती है। कम हो जाती है। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैम, कि आपने अभी मेंशन करा कि कपल को आना चाहिए। तो ऐसा क्यों? पहले के टाइम पे तो मदर इन लॉ चले जाते थे अपनी बहू को लेके, कि देख लो भई प्रॉब्लम है कुछ। ज़्यादातर जो चीज़ें होती थी, आप समझ रही हैं मेरा इशारा किस ओर है? बहू पे जाती थी, एक फीमेल पे जाती थी कि अगर इसे बेबी नहीं हो रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसमें। आपने जो कपल वर्ड मेंशन करा ये कहीं न कहीं थोड़ा डाउटफुल है। तो ऐसा क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने ऐसा क्यों मेंशन करा कि कपल को आना चाहिए एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास? जैसा तुमने बताया कि पहले हर चीज ये सोचा जाता है कि जो भी प्रॉब्लम है महिला में ही है, पुरुष बिल्कुल, तो एकदम सक्षम है, राइट? बिल्कुल। जबकि ऐसा नहीं है। मैंने कपल को आने के लिए इसीलिए कहा कि मेल भी समझे कि समस्या उसमें भी हो सकती है। एक्चुअली तो मेल की भी एज फैक्टर यही है, मतलब एज जो है करेक्ट एज वो भी 35 ही है? नो नो नो, मेल दे कैन गो अप टू 45, उसके बाद फिर उनके थोड़ा सा चीजें डिक्लाइन होना शुरू करती हैं, ओके, ओके। राइट? तो मेल को भी ये पता होना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम मुझे भी हो सकती है। जब भी कोई इनफर्टाइल है तो ये मान के चलिए 50 to 60% प्रॉब्लम महिला में हो सकती है और 40 से 50% प्रॉब्लम पुरुष में भी पुरुष में हो सकती है और 10% दोनों में हो सकती है, कॉमन। राइट? तो व्हेन दे कम टुगेदर तो
हमेशा मैं बोलती हूँ कि ऐसा है और दोनों को टेस्ट कराना चाहिए। अधिकतर कभी सास या आंटी तो बोलते आप तो इसकी जांच कर लो। अरे वही कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो महिलाओं की जांच बहुत सारी होती है। मेरे को क्या है, एक सीमन एनालिसिस कराना है, तो आई टेल देम कि भाई आपका सीमन एनालिसिस ठीक है तो मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। एंड देन आई हैव टू गो फॉर मेनी टेस्ट फॉर फीमेल्स, राइट? बिल्कुल। So इसलिए I always want the couple should come and they should understand and I give them education material also कि भाई इसको देख लो तुम, तो you will understand. ओके। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि आप कपल्स को सजेशन देते हैं कि आप आइए, विजिट करिए और आप दोनों को काउंसिल करते हैं, सारी चीज़ें ओके हैं, बट आपने मेंशन करा कि आप कुछ टेस्ट कराते हैं। तो आप थोड़ा-सा सरल भाषा में बताएँगे कि ये कैसे टेस्ट होते हैं? क्या होता है इसमें? आप थोड़ा समझाएँ? ठीक है, शुरू में जब कपल आता है तो जैसे मैंने बताया मेल का तो केवल सीमन एनालिसिस है, दैट्स डन, राइट? और फीमेल्स यदि वो काफ़ी यंग एज है तो बहुत मिनिमम टेस्ट हम कराते हैं। एक थायराइड कराते हैं, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ठीक है? क्योंकि थायराइड एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन यदि ये बढ़े हुए होते हैं तो भी समस्या आ सकती है कंसीव करने में। कि 2 टेस्ट कराते हैं और फीमेल का एक सोनोग्राफी कराते हैं, ओके? पेल्विक सोनोग्राफी बोलते हैं। मोस्टली आई प्रेफर ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी बिकॉज़ उसमें मुझे काफ़ी अच्छी तरह से ओवरीज दिख सकती है, यूट्रस दिख सकती है। तो ऑलवेज आई टेल देम टू गो फॉर ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। इतना ही कराते हैं शुरू में जब पेशेंट आता है और यदि उसकी पीरियड्स रेगुलर है तो इसके बाद देन हम उनको थोड़ा-सा समझाते हैं कि प्रेगनेंसी किस दौरान आपके माहवारी चक्र में होती है, ठीक है? एंड देन आई आस्क देम फॉलिक एसिड देते हैं और थोड़ा-सा कुछ एंटीऑक्सीडेंट और 3 महीने यदि यंग एज के हैं तो ट्राई करने को बोलते हैं। 35 से ऊपर है तो डेफिनिटली आई गिव थोड़ा-सा अंडे भरने की दवाई एंड देन आई आस्क देम कि आप 3 महीने ट्राई करिए, यदि आपका ठीक है सब कुछ तो टेस्ट में एंड देन कम टू मी। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि आप कोई टेस्ट करते हैं जिसके थ्रू आप ये पता करते हैं कि गर्भाशय की नलियाँ बंद हैं या खुली हुई हैं। तो वो क्या टेस्ट होते हैं? कौन से टेस्ट होते हैं? कैसे पता करते हैं उसको? इसमें एक टेस्ट होता है हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी जिसको हम कॉमनली लोग जानते हैं एचएसजी, एचएसजी, राइट? ओके। इस टेस्ट से हम नलियों की जांच करते हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और यदि उसमें नलियाँ दिख जाती हैं तो अपने को पता है कि खुली है। ओ दूसरा एक और टेस्ट होता है जो कि हम लेप्रोस्कोपी द्वारा भी कर सकते हैं। हुँ, उसमें भी हम दवाई डाल के क्योंकि लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं तो हमें तो आँखों से दिख ही रहा है। तो नीचे से हम लोग दवाई पुश करते हैं, वो दवाई यदि हमें दिख रही है दोनों नलियों से आती हुई, तो वो भी एक टेस्ट होती है। तो इन 2 टेस्टों से हम पता कर सकते हैं कि आपकी नलियाँ खुली हैं कि नहीं। ओके। लेकिन मैम जो आपने बताया एचएसजी, मैंने सुना है बहुत पेनफुल होता है, तो कितना सच है इसमें? देखिए, थोड़ा पेनफुल तो होता है। अ, जब हम करते हैं तब भी हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको थोड़ी-सी तकलीफ होगी, है ना? मगर आजकल काफ़ी कम होती है, पहले बहुत होती थी। एडवांसमेंट है हाँ, मेडिकल द का। रीज़न इज़ कि पहले तो देखिए, जब पेशेंट की हम एचएसजी के लिए बताते हैं, ओके? तो उनको एक तो थोड़ा-सा हम बोलते हैं कि आप खा के आइए और एक टैबलेट भी दे देते हैं, पेन किलर, कि आप प्रोसीजर के आधे पौन घंटे पहले इसको ले लीजिए। फिर पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो समटाइम्स वी गिव पेन कम हो उसके लिए एक इंजेक्शन भी दे देते हैं आधे घंटे पहले और उसके बाद ये प्रोसीजर करते हैं और आजकल जो कैन्यूला हम यूज़ करते हैं, वो भी डिस्पोजेबल बहुत अच्छे आ गए हैं। तो रिलेटिवली पेन इज़ वेरी लेस। सो आई थिंक इतना डरने की अब ज़रूरत नहीं है इसके। अब मेरा आपसे एक सवाल, सपोज़ आपने जो टेस्ट करे एग्स के वो भी ओके आ गए और नलियाँ भी खुली हुई हैं, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपका आगे की क्या प्रोसीडिंग होती है? मतलब क्या सॉल्यूशन है फिर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि पहले 3 महीने में तो हम जस्ट सिंपल ट्रीटमेंट देते हैं और देखते हैं। नहीं हो पा रहा है, उसके बाद ये वाले जो टेस्ट मैंने बताई ये करते हैं। अब ये सब खुला हुआ है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है,
तो हम अंडे बनने की दवाई देते हैं, राइट? साथ में फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, ओके? और बराबर देखते हैं कि अंडा उसका बन रहा है और कब बन रहा है, ठीक है? जब ये सब हो रहा रहता है तो पेशेंट को मैं बता सकती हूँ कि देखिए अब अंडा फूटने का समय है, तो हम आईयूआई भी कर सकते हैं। आईयूआई से थोड़े से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो हुआ टाइम इंटरकोर्स, जैसे कि हम पेशेंट को बताते हैं कि 3 महीने दवाई लो और इसमें साथ में रहिए, ये फर्टाइल पीरियड है। सेकंड, हमने देखा कि अंडा बन गया है, तो कभी-कभी हम अंडा फोड़ने का इंजेक्शन दे देते हैं और उसके बाद उनको बोलते हैं कि टाइम्ड इंटरकोर्स से नहीं हो पा रहा है, तो लेट अस गो फॉर आईयूआई। ओके, तो ये आईयूआई प्रोसीजर मैम क्या है? थोड़ा-सा इस पे आप थोड़ा डिटेल में बताइए। इसमें क्या करते हैं, जैसा मैंने बताया कि हमने कुछ दवाइयाँ दी अंडे बनाने की, राइट? इसमें यदि अंडे नहीं बन रहे हैं फॉलिकुलर स्टडी में, तो कुछ इंजेक्शंस भी देते हैं। अंडे बनाते हैं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। अंडा बन गया, अंडा फोड़ने का इंजेक्शन देते हैं। उसके 36 आवर्स बाद आईयूआई करते हैं। आईयूआई क्या है? हस्बैंड का सीमन लेते हैं, उसको वॉश करते हैं, राइट? और उसके बाद जब अंडा फूटने का समय है, मोस्टली 36 आवर्स में फूटता है, तो अंडा फोड़ने का इंजेक्शन देने के 36 आवर्स बाद हम वो वॉश्ड स्पर्म्स को लेके एक कैनुला के थ्रू बच्चेदानी में डिपॉजिट कर देते हैं, ओके, राइट? इससे चांसेस प्रेगनेंसी के बढ़ जाते हैं। पर जैसे टाइम्ड इंटरकोर्स में 10% चांस है, तो इसमें करीब ये मान के चलिए 18 to 20% चांसेस हो जाते हैं। 100 वीमेन को जैसे मैंने एक किया प्रोसीजर, तो ये मान के चलिए कि 18 से 20% वीमेन एक साइकिल में प्रेग्नेंट हो सकती है। ओके, वेरी गुड सक्सेस रेट। अब जैसा कि मैम आपने बताया कि 18 से 20% का इसका सक्सेस रेट है, फर्स्ट साइकिल में ही हो जाता है। तो सपोज़ जिन महिलाओं को नहीं हो पाता फर्स्ट साइकिल में ये, तो कितने बार एक महिला इस प्रोसीजर से, इस प्रोसेस से गुज़र सकती है? नॉर्मली जब भी हम काउंसल करते हैं, हम ये बोलते हैं कि एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप आईयूआई कराइए। तो जितने मैक्सिमम प्रेगनेंसीज होनी रहती है, वो इस समय हो जाती है, राइट? ओके, सो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स तो कराना चाहिए। 3 टू 4 टाइम्स। इससे किसी तरीके का कोई हार्म तो नहीं होता बॉडी में? क्या कर रहे हैं हम लोग बताइए? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जस्ट हस्बैंड का सीमन लिया, रिस्क उसको नहीं है दिया, इसमें, रिस्क फ्री खोल दिया बच्चेदानी के उसमें, तो इट इज़ अ रिस्क फ्री प्रोसीजर बेसिकली। मोस्टली। ओके, तो मैम जैसा आपने बताया कि आईयूआई एक उस चीज़ का सॉल्यूशन है जब एक प्रोडक्शन भी प्रॉपर हो रहा है और नलियाँ भी खुली हुई हैं। बट उस केस में क्या प्रोसीजर आप लोग करते हैं जब एग प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो या फिर नलियाँ बंद हो? तब आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, एग प्रोडक्शन में यदि प्रॉब्लम है, तो मैंने बताया कि हम दवाई और इंजेक्शन से अंडे बना सकते हैं। और यदि नलियाँ ही बंद हैं, तब तो प्रेगनेंसी होनी नहीं है, राइट? बिल्कुल। तब हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि यू गो फॉर आईवीएफ। लेकिन मैम आपने जो अभी सजेशन दिया ये आईवीएफ का, तो आईवीएफ सुन के आप खुद भी देखते होंगे आपके पेशेंट्स एकदम से घबरा जाते हैं कि अब आईवीएफ की ओर जाना पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है फिर आप उनको कैसे समझाते हैं? कैसे उनको आप आपस से गाइड करते हैं? देखिए, जैसे ही हम आईवीएफ के लिए किसी को भी बोलते हैं, तो नेचुरली एक थोड़ा-सा उनमें भय और एक अलग से रिएक्शन तो डेफ़िनेटली होती है। मगर चारा क्या है, राइट? च यदि आपकी नलियाँ पूरी तरह से बंद है या खराब हो गई है, तो आपको आईवीएफ के लिए ही जाना पड़ेगा, ओके? ओके। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और आपको अपने पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से काउंसल करना पड़ता है। आईवीएफ प्रोसीजर के बारे में, उसकी क्या सक्सेस रेट है, क्या कॉस्ट है, हुँ, राइट? कॉस्ट भी मैटर करता है बहुत क्योंकि मैटर करता है। इंडिया में मतलब एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, आईयूआई प्रेगनेंसी और फिर आईवीएफ, ये तीनों में सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली है वो आईवीएफ ही है। तो आईवीएफ लास्ट ऑप्शन होता है। तो क्या सक्सेस रेट होता है इसका? क्या आप मतलब आपको क्या लगता है कितना परसेंट, जैसे आपने एक आईयूआई में अपने हाथ में कुछ आँक रहे हैं,
कि हाँ 18 to 20% तक फर्स्ट साइकिल में हो जाता है। तो क्या आईवीएफ में भी इस तरीके के कुछ अपने पास हैं नंबर्स? जो एक्चुअल सक्सेस रेट है आईवीएफ का ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज 40 to 50%, राइट। बहुत सारे क्लिनिक्स हैं 90% सक्सेस रेट देते हैं और 70-80% होता है, मगर हर पेशेंट को पता होना चाहिए कि सक्सेस रेट इतना ही है। और एक बार में कोई पूरी तरह से ये नहीं मान लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी हो ही जाए। तो जैसा आपने आईयूआई में मेंशन करा था, बताया था कि 3 से 4 बार आईयूआई के प्रोसेस से गुजरा जा सकता है एक महिला। तो क्या आईवीएफ में भी इस तरीके का कुछ है, नंबर ऑफ साइकिल्स कितने बार आप ट्राई कर सकते हो आईवीएफ के लिए? देखिए आईवीएफ कैन बी ट्राइड नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, ओके, मगर मेन मैटर इज मनी। और दूसरा, यदि 2 साइकिल या 3 साइकिल में नहीं हो रहा है तो देन अगेन यू हैव टू सर्च फॉर अ कॉज, अगेन यू हैव टू गो फॉर सर्टेन एडवांस इन्वेस्टिगेशंस, राइट। ओके, एंड उससे फिर पता करने की हम कोशिश करते हैं कि भाई कहाँ प्रॉब्लम मेरी है। इसको बोलते हैं रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर, है ना, मतलब कि अंडा भी फूटा है, स्पर्म्स भी मिलाए हैं, एम्ब्रियो भी बना है, राइट, उसके बाद प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो उसमें बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ना, अदर फैक्टर्स होते हैं, देन वी इन्वेस्टिगेट फॉर दैट। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि आईवीएफ जो है वो बहुत कॉस्टली होता है और जनरली कई बार एक बार में ये नहीं भी होता, दूसरी बार भी ट्राई करना पड़ सकता है। तो आप मुझे एक टेंटेटिव बताएँगे कॉस्ट क्या रहती है इसकी? और उस केस में जैसे स्ट्रेस होता है पेशेंट को या कपल को, तो फिर आप वो सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं फिर? देखिए नॉर्मली जो आईवीएफ का कॉस्ट इंडिया में जाता है, ये मान के चलिए कि 1.5 लाख के आसपास तो जाएगा, 1.5 ओके, से 2 लाख, राइट। ओके। ओके, कंप्लीट प्रेगनेंसी या सिर्फ आईवीएफ का? आईवीएफ ओनली, ओके, प्रेगनेंसी अलग है तो अलग ही होता है, राइट। तो इतना मान के चलना चाहिए। तो नेचुरली जैसा मैंने बताया इंश्योरेंस नहीं है तो स्ट्रेस तो होगा ही, है ना। तो अब स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए क्या है, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। You have to sit with the patient. You have to give time to the patient. Tell them honestly everything. कि भाई इतना पैसा इसमें लगेगा, इंजेक्शंस में लगता है, इतना ये होता है, ये होता है। एंड वो भी प्रिपेयर रहते हैं ना कि एक बार में नहीं हो पाया, हो सकता है ऐसा, 50% ही चांस है हमारे, राइट। हुँ, तो व्हेन यू काउंसल देम प्रॉपरली अबाउट द प्रोसीजर एंड अबाउट द सक्सेस रेट, तो नॉर्मली पेशेंट या जो कपल रहता है धीरे धीरे वो भी स्ट्रेस को हैंडल कर लेता है। एंड यू हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम कि भाई एक तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसका पैसा भी लग रहा है, एंड दे हैव टू गो सो मेनी टाइम्स, अंडा बन रहा है कि नहीं, इंजेक्शन लगवाने हैं। तो इसमें एम्पैथी एंड आपका एक काइंड बिहेवियर ये बहुत मैटर करता बहुत मैटर करता है बहुत। पेशेंट के लिए, करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी सक्सेसफुल होता है लेकिन डॉक्टर के बिहेवियर से ही पेशेंट कई बार बहुत शांत हो जाता है, थोड़ा सैटिस्फाइड हो जाता है। एंड देन हाउ डू यू डिस्क्लोज जब प्रेगनेंसी नहीं हुई है, वो भी एक बहुत करेक्ट, इम्पोर्टेंट बहुत है। सीरियसली। तो दोस्तों जैसा कि आज आपने सुना इस पूरे पॉडकास्ट में डॉक्टर हिमा जाजू जी के द्वारा कि इनफर्टिलिटी क्या है, इसके कारण क्या हैं और इससे बाहर आने के उपाय क्या हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो यदि अभी भी आपके मन में इनफर्टिलिटी की समस्या से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, डाउट आते हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में डालें और हम बिल्कुल अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो मैडम जैसा कि आज आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की हमारे ऑडियंस के साथ, तो आप एक कंक्लूज़न एक जो सम अप करते हैं अपने पॉडकास्ट को, तो आप बताइए आपकी ओर से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे मेरा यही मेरे कहना ऑडियंस है को? मेरा यही कहना है कि यदि आप ट्राई कर रहे हैं, राइट, और आप 35 से नीचे हैं, ओके, और 1 साल हो गया है ट्राई करते हुए,
तो आप ज़रूर जाके एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें। दूसरा, यदि आप 35 इयर्स और उससे ऊपर हैं, तो विदिन 6 मंथ्स ऑफ मैरिज आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ और ये चेक कराएँ कि सब कुछ ठीक है क्या, राइट? एंड ट्रीटमेंट भी थोड़ा-सा हम जल्दी उनमें प्रोसीड करते हैं। जैसा मैंने बताया कि हम इंडियन विमेन में 35 के बाद अंडे बनाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो मेरा ये इस पॉडकास्ट का जो उद्देश्य था कि लोग इन्फर्टिलिटी के बारे में जानें, समझें और सही समय पे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके सलाह लें। धन्यवाद मैम आपका हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूचनाएँ, जानकारियाँ देने के लिए। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बाय।